हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़े थे ट्वेल्थ में, है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पर्म क्या करता था, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये सब के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कैसे हमारा यह जो इंडोस्पर्म और फिर क्या था, एम्ब्रियो था। पहले तो जायगोट बना था, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। और जायगोट जो है चलते चलते एक टिपिकल एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में इस तरह से बनेगा। आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डाइकोटिलिडन का डायग्राम है, यह मोनोकोटिलिडन का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसमें, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे कैसे होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अंड कोशिका जो है, एग सेल जो है ना, वो बदल जाता है किसमें, जायगोट में। और जायगोट जो है धीरे धीरे एम्ब्रियो तक पहुंचता है ना। तो ये एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, भ्रूण विकास कहते हैं इसको। तो अब है एक एक स्टेप करके हम लोग देखेंगे इसमें कि द्विबीजपत्री में कैसे कैसे भ्रूण का विकास होता है। अब इस भ्रूण के विकास के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, ये ध्यान से देखें। तो सबसे पहला काम जो है, द्विबीजपत्री पौधा को हम लोगों ने देखा, बहुत सारा मैंगो है, ये सब है। तो निषेचन के बाद युग्मनज जो है, जिसको जायगोट हम लोग कहते हैं, उसमें पहला विभाजन होता है। पहले वो क्या था, सिंगल सेल कोशिका था और उसमें पहला विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन के फलस्वरूप यह अनुप्रस्थ होता है। और यह कहाँ पर होगा, हम जानते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा। और यहाँ पर ये जो है 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 6 कोशिका, 6 से 8 कोशिका, इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण होते जाता है। 16, 32, 64 कोशिकाएं बढ़ती जाती है। यहाँ देखें, पहले एक कोशिका है ना, एक कोशिका, फिर क्या हुआ, यह दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ, 2 कोशिका, फिर क्या हुआ, 2 से 4 कोशिका बना, 4 से 8 कोशिका बना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और इस तरह से यह ग्लोबुलर शेप ले लेता है। ठीक है, ग्लोबुलर शेप में ये मौजूद हो जाता है। ग्लोबुलर शेप भ्रूण आकार है ना, गोलाकार भ्रूण का आकार को ही क्या कहते हैं, ग्लोबुलर शेप कहते हैं, बनने लगता है। और फिर क्या होता है कि जब ग्लोबुलर शेप बन जाता है, तो बनने के बाद इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, ढेर सारी कोशिकाएं होती है। अब जो है, अगर यह मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट जो है ग्लोबुलर के बाद ये बदल जाता है किसमें, हार्ट शेप में बदल जाता है। देखिए कि अगर यह क्या है, डाइकोटिलेडन है, द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री में क्या होगा कि यह हार्ट शेप एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक है, ग्लोबुलर जो है, ये ग्लोबुलर है, और ये ग्लोबुलर जो है बदल गया किसमें, हार्ट शेप में बदल गया। ये ग्लोबुलर है आपका, और ये बदल गया किसमें, ये हार्ट शेप में बदल गया। हार्ट शेप आगे चल करके डेवलपमेंट करके इस तरह का कोटिलेडन का निर्माण करेगा। ठीक है, इस तरह के कोटिलेडन में क्या क्या है, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको इतना दूर, इसको सस्पेंसर कहा जाता है। इस हिस्सा को क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहा जाता है ना। और ये ऊपर वाला हिस्सा है, हेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और नीचे ये वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसी से हमारा अब जो है आगे डेवलप जब हुआ, तो ये बनाया हमारा द्विबीजपत्री का। और इसमें ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है ना। और ये 2 दाल, ये वाला और ये वाला, ये कॉटिलेडन्स बने, और ये कॉटिलेडन्स बने इसी से रेडिकल। और यहाँ पर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो है प्लीमूल का हिस्सा है। इससे प्लीमूल से अब ये पौधा बीज का निर्माण कर चुका है, तो बीज वाला हिस्सा जो है, इससे प्लीमूल से जो है वो बनाएगा क्या,
तो स्टेम का फॉर्मेशन होगा और रेडिकल्स जो है वह रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है हमारे द्विबीजपत्री में। अच्छा, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ये हिस्सा, तो पूरी तरह से डेवलप होने के बाद आपको यह दिखाई देता है कुछ इस तरह। ठीक है, देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है आपका वो क्या है, प्लीमूल कहला रहा है ना। उसके बाद ये वाला हिस्सा है रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, तो इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल, और प्लीमूल के ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है, इपिकोटाइल कहा जाता है। और ये दोनों कोटिलेडन्स है। ठीक है, रेडिकल जिससे कि रूट का डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर का हिस्सा ये जो लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं, रूट कैप कहा जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रूट कैप कहलाता है। इस तरह से डेवलपमेंट होता है हमारे द्विबीज पौधे के भ्रूण का। ठीक है, अब मान लेते हैं आपका अगर मोनोकोटिलेडन रहेगा तो एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास जो होगा कैसे कैसे होगा, तो इसमें भी विकास जो है सब विकास उसी तरह से होगा। जितने सारे विकास आपने देखे, शुरू से 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से 16, 32 से ना 64, ये सारी रचनाएं जो है पहले की भांति ही इसमें होती है। देख रहे हैं, तो यहाँ तक की अवस्था जो है दोनों में समान रहेगी, यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण जो है वह मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दोनों में होगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो दोनों में बनेगा। अब यह अगर जो है अगर मोनोकोटिलिडन बनाने वाला रहेगा तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ये जो बीच में हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो बना था डाइकोटिलिडन में, द्विबीजपत्री में, वो यहाँ नहीं बनेगा। यही ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वही कन्वर्ट करता है किसमें, तो आगे चल के कन्वर्ट करता है एक बीजपत्री के भ्रूण में, सीड में, है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि एक बीजपत्री का भ्रूण को डायग्राम के सहित आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को देखें है ना। बनाना कोई बहुत जटिल कार्य नहीं है, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को किस तरह से हाथ ले जाना है, तो ये देखें कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्या करें कि इस हिस्से को बनाएं। ठीक है, फिर ऐसे आए, ध्यान दें कैसे आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि इस हिस्से को इस तरह से ड्रॉ कर ले। कोई एग्जैक्ट ड्राइंग तो आपको करनी नहीं है, स्केच डायग्राम करना है जिससे कि लगे कि हाँ आपने उस चीज़ को बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद इसके ऊपर से कवर इस तरह से, और तब जा कर के इसके ऊपर की कोटिंग आपको देनी है ना, इस तरह से इतनी ड्राइंग करनी है। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसका लेबल करेंगे, नाम लिखेंगे। तो नाम में क्या क्या है ये देखिए, जहाँ पर आप लोग द्विबीजपत्री का हम लोग कोटिलिडन देखते थे, यहाँ पर कोटिलिडन को क्या कहा जाता है, सक्कुटेलम कहा जाता है। वहाँ पर बीचों बीच इसका एम्ब्रियो होता था, है ना, और यहाँ पर जो है किनारे पर एम्ब्रियो होता है। एक बीजपत्री में किनारे पर एम्ब्रियो उपस्थित होता है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो है इसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है ना। ये वाला हिस्सा को क्यों क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। और यहाँ पर जो है आपका प्लीमूल अवस्थित है, इससे सूट का डेवलपमेंट होगा। ये वाला हिस्सा जो निकला हुआ है इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका जो है यह रेडिकल है रेडिकल के ऊपर ये जो कवर दिखाई दे रहा है वो रूट कैप है। और रूट रेडिकल जो है वो किसके अंदर बंद होता है, एक कवर के अंदर बंद होता है जिसको कोलियोराइजा कहते हैं। रेडिकल के ऊपर जो कवर मौजूद है उसको क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। इसी तरह से प्लीमूल्स के ऊपर जो कवर है उसी को क्या कहा जाता है, कोलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्राइंग करेंगे और नाम जरूर होना चाहिए, सारे भाग का नाम जरूर होना चाहिए। नाम हिंदी में भी वही होगा, इंग्लिश में भी वही नाम लिखना है आपको। रेडिकल मूलांकुर कहते हैं और प्लीमूल को प्रांकुर कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। अब देखें
मैं बता चुका हूँ आपको कि एम्ब्रायोनल एक्सिस बीच वाला हिस्सा जिससे कि प्लीमूर और रेडिकल का डेवलपमेंट होता है ना, एम्ब्रायोनल एक्सिस जिससे कि प्लीमूर और रेडिकल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और फिर जो है हमारा कोलियोराइजा हो गया, कोलियोराइजा कवर हो गया है ना, कोलियोप्टाइल जो है वो भी कवर हो गया, एपिकोटाइल हो गया है ना, और क्या हो गया एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, दो का चर्चा किए थे आपको डायग्राम में, दोनों के बारे में बताए हैं है ना। एपिकोटाइल ऊपर वाला हिस्सा हो गया, हाइपोकोटाइल नीचे वाला हिस्सा हो गया है ना। एपिकोटाइल जो है वह प्लीमूल के आसपास रहता है, हाइपोकोटाइल जो है रेडिकल के आसपास रहता है, ठीक है। कवर जो है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है वो कवर का काम करता है, ठीक है। अब आगे देखें, कभी कभी क्या होता है, ये डायग्राम में आपको इतना ही बनाना है, डेवलपमेंट में इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी को बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या होता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी में जब क्या हो, एक बीज के अंदर भ्रूण की संख्या एक से ज़्यादा हो, जब एक बीज के अंदर भ्रूण की संख्या एक से ज़्यादा हो तो इसी अवस्था को पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है ना। ज़्यादातर यह जो है वो जिम्नोस्पर्म में ऐसा पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, यह ज़्यादातर पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ये देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है यह अवस्था जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में ये कम होता है, ठीक है। और क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी हमको किसने दी, तो इसकी जानकारी जो है सबसे पहले हम लोगों को लुएनहॉक ने 1719 में दी थी। अब देखें कि किसमें कॉली आवृत बीजी में कुछ एग्जाम्पल दिया है, आम है, नींबू के बीज में पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है। पूछेगा कि आवृत बीजी जो पौधा है एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में किसमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है, तो आम और नींबू में जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है, ठीक है। अब है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है कि जब भ्रूण सैक में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉल्स में क्या होगा, तब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति दो या अधिक भ्रूण सैक में हो, है ना। एम्ब्रियो सैक जो है इसमें एक ही रहना है ना, और इसमें एम्ब्रियो सैक जो है एक से ज़्यादा रहना है। इसी को ट्रू या फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान से देखा, कहीं दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक में, डायग्राम को ध्यान से देख लिए आप लोगों ने। अब है कि बहुभ्रूणता के क्या कारण है, काउज क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी का, पॉलीएम्ब्रियोनी उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो कहता है कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष हो तब जो है ढेर सारा भ्रूण कोष जब ज़्यादा रहेगा तो भ्रूण भी ज़्यादा बनेगा। और उसके बाद कह रहा है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक एग सेल भी ज़्यादा रहेगा तो बन सकता है। इसके अलावा क्या है, निषेचन के पश्चात जो है अंडा जो है वो कई भागों में बट जाए तब भी पॉलीएम्ब्रियोनी होगा। जब एग है वो डिवाइड हो गया तो पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो ढेर सारा बनेगा। पहले अंडा एक था, डिवाइड नहीं हो रहा था तो एक एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा था, अब ये डिवाइड हो गया तो ज़्यादा बनाएगा। कह रहा है कि भ्रूण कोष में किसी भी कोशिका के भ्रूण का निर्माण हो, जब एम्ब्रियो सैक में किसी भी कोशिका से क्या हो जाए, जैसे एम्ब्रियो सैक में ढेर सारे सेल हैं और उसमें हर एक सेल जो है भ्रूण बनाने का योग्यता को रखता हो तब भी जो है पॉलीएम्ब्रियोनी होगा। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भ्रूण का निर्माण जो है भ्रूण कोष की बाहरी कोशिका से हो, तब ऐसा हो सकता है। फायदा भी है कुछ इससे। तो हम देखते हैं कि बहुभ्रूणता से हमारे वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, हॉर्टिकल्चर में इसका प्रयोग किया जाता है ना। एक ही तरह के पौधे का निर्माण इससे किया जा सकता है, ठीक है। आम में बहुभ्रूणता दिखाया गया है कि कितने सारे एम्ब्रियो हैं। इसको एक और आपसे पूछा जाता है, असंग जनन क्या है, असंग जनन से आप क्या समझते हैं, एपोमिक्सिस से आप क्या समझते हैं, है ना। तो एपोमिक्सिस कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है ना। उन्हें लैंगिक जनन होना चाहिए था, लेकिन ऐसे समझे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मिमिक करता है, नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अलैंगिक जनन नकल करे तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एपोमिक्सिस कहा जाता है। मतलब लगता है कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वास्तव में जो यह होता है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है।
कह रहा है कि सामान्यतः निषेचन की क्रिया में पश्चात बीजों का निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधे के बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो हम जानते हैं लैंगिक जनन में निषेचन होना जरूरी है, यानी कि अलैंगिक जनन हो रहा है और बीज भी बन रहा है, तो ये तरीका है। ठीक है। एपोमिक्सिस में अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, वह भ्रूण द्विगुणित रहता है और इससे पौधा भी द्विगुणित ही हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के बीज में बन निषेचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जैसे कि नींबू हो गया, आम हो गया, है ना, आसपास अपने आप जो है इस तरह के सेल का निर्माण कर सकते हैं, है ना। अब है ये जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ही आगे चल करके क्या होता है हम जानते हैं कि बनाता क्या है, तो यह बनाएगा क्या, सीड का निर्माण करेगा। सीड हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, सीड से ही क्या होता है, नए नए पौधे का विकास होता है, सब कुछ बनता है। अब यहाँ पर सीड के बारे में दिखाया गया है थोड़ा सा डायग्राम के रूप में। आप देखें कि सीड जो है ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइलर हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, माइक्रोपाइलर हिस्सा है। ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, माइक्रोपाइलर हिस्सा हो गया ये वाला। उसके बाद जो है ये देखें कि आगे जो है ये माइक्रोपाइलर इंड है ना, हाइलम है, ग्रुप्स है, ये सीड का कोट है, 2 सीड कोट होता है। 2 सीड कोट में क्या देख रहे हैं, बाहर वाला को टेस्टा कहा जाता है, ये वाला, अंदर वाला को क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। ठीक है, टेस्टा और टेगमेंट अंदर जो स्थिति है ये वाला, ये कॉटिलेडन हो गया। एक बीजपत्री है तो एक कॉटिलेडन रहेगा, 2 बीजपत्री है तो 2 कॉटिलेडन रहेगा। ठीक है, यहीं पर हमारा ये वाला हिस्सा प्लीमूल एक बनेगा, एक रेडिकल बनेगा, 2 हिस्सा बनेगा। और ये इंडोस्पर्म का काम भी करता है, संचित भोजन का काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा विकास होता है। सीड का स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये वाला हिस्सा जो हो गया रेटिकल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, इपिकोटाइल हो गया, है ना, कॉटिलिडन का हिस्सा है, इंडोस्पर्म का हिस्सा है। यह एक बीजपत्री को दिखाया गया है। 2 बीजपत्री में 2 कॉटिलिडन्स होंगे, यही डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि कुछ बीज जैसे कि जायफल है, शरीफा है, लीची है, में फ्यूनिकल एक अतिवृद्धि भी होता है। फ्यूनिकल के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, है ना, कि वो प्लेस है जहाँ से फ्यूनिकल से ही हमारा जो होता है वो ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, जो बीजांड के पूरे भाग को क्या करता है, वृद्धि करता है, ढक लेता है, और यह एरिल का निर्माण करता है। इस हिस्सा को क्या कहते हैं, एरिल कहा जाता है। ठीक है, कुछ बीज जैसे कि रेडी है, इसमें बीजांड द्वार पर एक छोटी सी अतिवृद्धि हो जाती है और इसे बीजचोल कहते हैं। सीड कोड जिसे कहते, बढ़ा दिए ये सब, है ना, जितना बताया है उसको ध्यान से रखें, एक एक लाइन को देखना दिमाग को कंफ्यूज करने के बराबर होता है। तो आगे जो है अध्यावरण सारा बता दिए हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, टेस्टा और टेगमेन, बीज कोट के बारे में है ना, सीड कोट के बारे में है। उसके बाद न्यूसेलस जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो बनने से पूर्व का जो है यह जो है खाना था। उसके बाद फ्यूनिकल बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, राफी है ना। उसके बाद चैलेजा इंड किसको कहते हैं, माइक्रोपाइलर क्या है, हाइलम क्या है, अंडकोशिका किसे कहते हैं, सेकेंडरी न्यूसेलस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ है आपका। इसके अलावा अब बोला जा रहा है कि सीड का क्या लाभ है, हमारे जीवन में सीड का क्या लाभ होगा। तो सीड हमारे खेती के लिए ज़रूरी है, अगर सीड नहीं होगा तो नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। लैंगिक जनन जो है वह मुश्किल में पड़ जाएगा। सीड के द्वारा ही क्या होता है कि लैंगिक जनन संपन्न होता है, नए नए पौधे का निर्माण होता है। सीड के कारण ही रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, विकसित जीवों का निर्माण होता है ना। ये सारी चीज़ें हैं, सीड की उपयोगिता को बताते हैं। सीड हमारे लिए क्या है, काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सीड के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर है कि सीड की एक वेबिलिटी होती है, मतलब सीड कुछ समय तक जिंदा रहता है, उसके बाद खराब हो जाता है ना, प्रजनन क्षमता उसमें नष्ट हो जाती है। तो जनरली जो सीड है 1 साल 2 साल तक रहते हैं हमारे। लेकिन एक सीड का उदाहरण दिया गया है, लुपिनस आर्कटिकस। ठीक है, यह बीज आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया है। यह बीज की क्षमता है कि 10,000 साल पहले वाला बीज हमें मिला है और उसमें आज भी अंकुरन होने की क्षमता है। इसी तरह से फायोनिक्स डेक्टेलिफेरा है एक, इसमें जो है कि 2000 साल बाद भी
नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। ये हमको बीज मृत सागर के पास एक किंग हेराल्ड का महल है, वहाँ यह बीज मिला था। ठीक है, तो हम लोग देखें कि फल से ही क्या हुआ, फूल से ही फल का निर्माण हुआ। हमारे फूल का अंडाशय जो है वह फल में बदलता है, और अंडाणु जो है वह सीड का निर्माण करता है ना। फूल के दूसरे भाग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, बाह्य दलपुंज है, वर्तिकाग्र है ना, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय की भित्ति जो है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति जो है वो क्या करेगी, फल भित्ति का निर्माण करेगी। इस तरह से फल का निर्माण होता है। अगर फल को देखें तो फल के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं, है ना। एपिकार्प हो गया फल का ऊपरी हिस्सा एपिकार्प, बीच वाला हिस्सा जो है मीजोकार्प हो गया, और अंदर वाला हिस्सा जो है एंडोकार्प कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कई जनरली जो है हम फल में क्या खाते हैं, फल का हम लोग अंडाशय खाते हैं, फल का अंडाशय खाते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग थैलामस को खाते हैं। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल में क्या देखते हैं कि एप्पल में हमारा जो है हम लोग किसे खाते हैं, तो हम लोग थैलामस को खाते हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, है ना, इसका बीच वाला हिस्सा, तो बीच वाला हिस्सा जो है वह हम लोग खाते नहीं है, वह ओवरी है उसका, इसमें थैलामस से डेवलप करके फ्रूट का निर्माण करता है, और यह क्या कहलाता है, फॉल्स फ्रूट कहलाता है। जब थैलामस डेवलप हो तो इस तरह के फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है काजू है। काजू में क्या होता है कि उसका पेडंकल, जिस पुष्प पर डंटा पर जिस पर पुष्प खड़ा होता है वही गुद्देदार बन जाता है, हम लोग उसी को खाते हैं, डंटा को ही खाते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फ्रूट्स में हम लोग अलग अलग खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रॉबेरी को देखें, स्ट्रॉबेरी कैसा है, यहाँ है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में देखिए ये वाला हिस्सा इसका कैलिक्स है, पेडिसेक्सल हो गया, कैलिक्स हो गया, और स्टामेन है, एकिन्स है, और रिसेप्टिकल टिश्यू है। रिसेप्टिकल टिश्यू ऊपर वाला है, एकिन्स अंदर वाला हिस्सा है, तो उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फलों में हम लोग अलग अलग का निर्माण करते हैं। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल के बेल आइकॉन बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार आपके सिलेबस का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, चैनल से जुड़ेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी।